न्यूटन बाबा बोले कि बच्चा ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास है, ग्रेविटी सबके पास। इसलिए उनके लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, क्योंकि वो सब पे अप्लाई होती है, पूरे यूनिवर्स पे। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी of attracting the other object and that force which it applies is called as gravitational force of that object, which is dependent on the product of the masses of the two objects and inversely related with the square of the distance between the two objects. यानी gravitational force F is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक कल हम पहुंचे थे। r स्क्वायर की जगह डायरेक्ट d नहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजुअली r जो है वो ज्यादा मिलता है, हर जगह यूज होता है, तो फिर बात है। तो m1 m2, m1 mass of the first object and m2 is the mass of the second object, and r is the distance between them, तो हमने देखा क्या, हमने देखा ये फॉर्मूला भी, और कैपिटल G जो कि होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिजिक्स में कई फॉर्मूले में कई तरह के कांस्टेंट्स आपको अक्सर दिखेंगे। ये कांस्टेंट्स उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, किनके द्वारा, जिन्होंने इसकी खोज की है, जैसे न्यूटन। तो न्यूटन ने अपने कैलकुलेशंस और रिसर्च के बिहाफ पे कैपिटल G की वैल्यू जो है वो बता के गए, विच इज 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर, और सही न्यूटन मीटर क्या सही 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसे बोला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कौन सी यूनिट? ठीक है, ये उन्होंने अपने कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया। इसके पीछे भी एक प्रूफ है, मतलब कि ये कैसे आया है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए हम इस पे अभी नहीं जा रहे। लेटर ऑन कभी किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम रहा तो हम लोग ये भी देख लेंगे कि 6.67 वाली वैल्यू कैसे आई। संडे को कोई आते नहीं। खैर कोई रिसर्च वाली बात अलग करेंगे, अभी टॉपिक वाली बात करते हैं। तो ये वैल्यू है, अब खुद ही सोचो, ये वैल्यू 10 to the power minus 11 में, यानी बहुत 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 छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। तो इतनी छोटी वैल्यू अगर किसी में मल्टीप्लाई होगी तो वो भी कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो सब्जी नेपाल में चला गया मैं, तो सब्जी तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो हल्के ऑब्जेक्ट्स, हल्के मतलब जैसे अभय हो गया या ऋषि हो गया, है ना, 100 किलो अलॉन्ग विद क्षीर सागर का तो ऐसे हल्के ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अभय पे दिख रहा है, विनय को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमको ये अर्थ पे होता नहीं दिखाई देता, बिकॉज जैसे ही ये G मल्टीप्लाई होगा वो उसको बहुत छोटा बना देता है। तो जब तक मास की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी तब तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं आएगा, यानी ठीक ठाक वैल्यू उसकी नहीं आएगी। तो इसलिए ये बड़े ऑब्जेक्ट्स पे, ह्यूज ऑब्जेक्ट्स पे देखने को मिलता है, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू ठीक ठाक मिलती है और वहां पे ये फील भी होता है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 माय लॉर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात तो ये फोर्स किस तरह का है? अट्रैक्टिव नेचर का। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन does not change with the change in the does not change with the change in the medium between the point masses. Change in the medium between the point masses. यानी दो ऑब्जेक्ट्स कहीं भी रखे हो, whether they are in air, whether they are in water, whether they are in vacuum, कहीं भी मीडियम से इसका कोई रिलेशन नहीं। मतलब ये फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट से, इसका लेना देना सिर्फ किससे? मासेस से है और डिस्टेंस से। मीडियम से कोई रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं कि एयर में रहेगा तो ज्यादा लगेगा, वाटर में है तो कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो डोंट क्रिएट एनी मिसकंसेप्शन अबाउट इट। मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, जो ये फोर्स लगाता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 1 और ये ऑब्जेक्ट है 2, तो ऑब्जेक्ट 2 इस पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे F21, यानी 2 लगा रहा है 1 पे, और 1 जो लगाएगा फोर्स 2 पे उसको हम कहेंगे F12, यानी 1 लगा रहा है 2। तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या रहेगा? चेंज रहेगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बोले जा सकते हैं, बट एज अ डायरेक्शन अगर वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करें तो ये इक्वल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। ये इधर लग रहा, ये इधर लग रहा, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक जो है वो जिस डायरेक्शन में लगा रहा होता है फोर्स दूसरे पे, दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। यानी 1 2 को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, एक फोर्स लगाएगा, तो 2 1 को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। या अगर इक्वल कहना चाहते हो तो F21 माइनस लगा के कह सकते इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1। तो इसका मतलब ये भी है कि ये जो फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में भी कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, है ना। बट एक्शन जिस तरफ काम करता है, रिएक्शन उसके ऑपोजिट में काम करता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है। तो लिख सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। To update your Wi-Fi information, go to the Alexa app. Thank you for your information, Alexa. But it was useless. तो हाँ, हम कहते Newton's law of gravitation follows the Newton's law of gravitation follows the Newton's third law. Newton's law of follows the Newton's third law of
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कमाल की बात है, न्यूटन का ही एक लॉ और न्यूटन के ही दूसरे लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब अपनी बात को अपने ही से सपोर्ट कर रहा है। इससे ज्यादा कमाल क्या। थर्ड पॉइंट, gravitational force is the weakest force in the nature. Gravitational force is the weakest force in the nature. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया। लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। Gravitational force is the weakest force in the nature. वो रेंज भी तब ज्यादा होती है जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप का, तो उसमें कहते हैं बताइए व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। चार ऑप्शन दे देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम टिक करेंगे ग्रेविटेशनल। मतलब सर उसके अर्थ के पास वीकेस्ट फोर्स इन सर अर्थ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ पर ज्यादा है सर। तो सर मतलब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी तरफ सर, तो अट्रैक्ट करते तो पूरा भी नहीं होता, आधा करके छोड़ के देते हैं। हाँ, ये अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मून भी अपनी ग्रेविटी रखा है, ऐसा तो है नहीं कि उसके पास ग्रेविटी नहीं, वो भी अपनी ग्रेविटी है उसके पास, वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बट जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग, हाँ बिग बैंग थ्योरी है जो बताती है कि यूनिवर्स जो है वो कैसे बना। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था स्टार्टिंग में, और उस ब्लास्ट के रिजल्ट में कई सारे प्लैनेट्स बने, सन बना और सोलर सिस्टम बना, और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन। तो आप बिग बैंग थ्योरी के ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बता सकते हैं। तो जब ये बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो चीजें, पार्टिकल्स, प्लैनेट्स कुछ इस तरह से पोजीशन में आ गए कि वो एक दूसरे को टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं, यानी जो ग्रेविटी है वो मून को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर मून थोड़ा सा भी आगे आ जाए तो फिर अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो वो ठीक उतनी दूरी पे है जितने पे ना वो अर्थ की पकड़ से दूर है ना अर्थ की पकड़ में ज्यादा है, वो एट द बाउंड्री लेवल है। एट द बाउंड्री लेवल क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन वो फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होता है, वो टेंजेंशियली यानी सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। तो वो रोटेट, रिवॉल्व करने लगा। उसी तरह से अर्थ रिवॉल्व करने लगा, सारे प्लैनेट सन को रिवॉल्व करने लगे। अगर किसी में भी थोड़ी सी डिस्टेंस की जो है वो कर दिया जाए डिस्टरबेंस, तो फिर कोलिजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो कभी बोलना आयरन मैन से कि जाओ मून पे थोड़ा धक्का लगा। हाँ भाई, फिर चौथा पॉइंट बोलिए। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? 11 पे प्रॉपर चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो चौथा पॉइंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। देन पांचवा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बस आगे से अट्रैक्टिव। फिर 6 पॉइंट, fifth, inversely related with the distance between the particles. Inversely related with the distance between the particles. Sixth point, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। सेंट्रल फोर्स क्यों? क्योंकि ये एक, हम ऑब्जेक्ट को जब बहुत बड़ा होता है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी उसको, उसके सारे मास को एक पॉइंट पे कंसीडर किया जाता है।
जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे अगर फोर्स लगा दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाता है, तो उसको सेंटर ऑफ इनर्शिया का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पे लग रहा होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। देन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो अगर सन और सन जैसे और भी हेवनली बॉडीज जो है वो बहुत ही ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी ग्रेविटी का असर गैलेक्सीज में देखने को मिलता है। मतलब एक सोलर सिस्टम तो एक छोटा सा परिवार हुआ एक गैलेक्सी के अंदर, है ना, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, ऐसे लाखों सोलर सिस्टम मिलकर के एक गैलेक्सी बना रहे हैं, और हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। उसी तरह से और भी गैलेक्सीज हैं, तो उन गैलेक्सीज तक ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कभी कभी उसका असर सब पे पड़ता है। कोई गैलेक्सी किसी दूसरे गैलेक्सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि सभी मोशन में जो सोलर सिस्टम है वो रेवोल्यूशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो पूरा सिस्टम मूव भी करता है। मतलब माना ये जाता है कि यूनिवर्स जो है वो उसमें जो भी चीजें हैं वो एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो जो सोलर सिस्टम है वो पूरा अपना जो भी अंदर रोटेशनल वगैरह सब कुछ चल रहा है, उसके साथ साथ वो शिफ्ट भी कर रहा है अपनी पोजीशन धीरे धीरे। तो ये सभी के साथ हो रहा है, पूरा गैलेक्सी में हो रहा है, पूरी गैलेक्सी मूवमेंट में, और इस तरह से और भी गैलेक्सी वो भी मूवमेंट में। तो इसलिए जो है थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो हर जगह देखने को आते जाते हैं डे बाय डे, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है इसलिए फील नहीं होता। तो लिख सकते हो पॉइंट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का असर क्या है भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे टिके खड़े हैं, बात कर रहे हैं, बैठे आराम से कूलर में मास्क करके, तो ग्रेविटी है तभी, वरना सब ऐसे ऐसे फ्लोट कर और कब का धरती छोड़ चुके होते, उठ गए होते जिसको कहा, तो सब लोग उठा लिए गए होते। तो ग्रेविटी ने सबको रोक रखा है ना, अब है जैसे भारी भरकम लोगों को और ऋषि जैसे हल्के लोगों को भी रोक रखा, तो सबको रोक रखा और एटमॉस्फेयर भी उसी वजह से यहाँ पे है ना। तो ग्रेविटी है तो सब कुछ है। देन कभी कभी मून जो है वो रिवॉल्व करते करते अर्थ के काफी करीब आ जाता है, तो इन दैट केस ओशंस की जो ओशंस में वाटर है वो वाटर उछल उछल के चाहता है कि मून मुझे ले लो, तो मून की तरफ जाना चाहता है, तो ओशंस में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है, टाइड्स जिसको बोलते हैं ना, टाइड्स। तो हाई टाइड्स, लो टाइड्स, है ना, मून की वजह से हाई टाइड्स आते हैं जब मून काफी क्लोज आता है। तो मून की ग्रेविटी का असर पानी पे देखने को मिलता है, पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। देन ग्रेविटी है जिसकी वजह से सैटेलाइट्स को जब रिलीज किया जा रहा है एक सर्टेन पोजीशन पे, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं और वहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, उस पाथ में मेंटेन है। नहीं होता तो वो जहां रिलीज करते वहां से फ्लोट करते करते कहीं भी चला जाता। तो ग्रेविटी है तो सैटेलाइट्स आर वर्किंग इन प्रॉपर कंडीशन। फिर रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारी चीजें भी हो रही ड्यू टू ग्रेविटी, अदरवाइज बारिश पानी कहीं भी जा सकता था। तो अर्थ है तो अर्थ की तरफ फीचर लगाता है। देन वैल्यू ऑफ जी बताई दिया।
देन आता है न्यूमेरिकल पॉइंट, इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल्स।